हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आपके साथ मैं अभी तक 12th स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रही थी, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से आपको सिक्वेंटली जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से आपको मैंने चीज़ें बताई थी कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये कितनी तरह का हो सकता है। फिर हमने उसकी कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस किया कि हम कितने वेज से उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। और इस तरह से हमने जो है बहुत से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, नॉर्मेलिटी मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो सॉरी फॉर दैट। तो ये मैं थोड़ा सा सीनियर क्लास की का टर्म है ये, और ये फर्दर आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। तो सिक्वेंटली जो मैंने आपको डिस्कस किया है वो मास परसेंटेज है। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अब कैसे निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सारी वेज जो है वो कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस कैसे करते हैं, और न्यूमेरिकल के साथ मैंने आपको समझाया। अब बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस चैप्टर के अंदर अब जो टर्म सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड स्टार्ट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे आपको कुछ लॉज हैं जो पढ़ने हैं, और वो एग्ज़ाम में आपके तो इम्पॉर्टेंट हैं 12th के पर्सपेक्टिव से, 12th बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। ये सीनियर क्लासेस में भी आपके लिए एक अच्छा टॉपिक रहेगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव पर्पस से पढ़ाई कर रहे हैं, जेई, नीट, AIEEE और या फिर नेट, जो मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बच्चे हैं जो फर्दर जो है मास्टर्स के बाद नेट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी इस टर्म को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जूनियर क्लासेस से आपको उठानी पड़ती हैं और उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है, तो जिससे आपके लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम बहुत ही ईजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो मैंने जो आपको टॉपिक का नाम बताया है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों, आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। क्या है आपका? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसने मिलके क्या बना लिया? सॉल्यूशन बना लिया। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मतलब क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ हर तरह के सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप अगर पानी के अंदर ऑयल डालिए तो क्या वो डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं डिज़ोल्व होता। बट आप शुगर डाल देते हैं, डिज़ोल्व हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है हमें यही बताती है। सॉल्युबिलिटी से हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कितना अमाउंट जो है, कितने हद तक कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं डिफिनेशन से पहले आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ के ज़रिए से बताने की कोशिश करूँगी, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई सॉल्ट लिया है। ठीक है, टेबल सॉल्ट ही ले लेते हैं हम, NaCl। ठीक है, और एक बीकर है ये आपके लैब का बीकर। ठीक है, इसमें हमने वाटर लिया है। अब हमने NaCl और वाटर तो ले लिया, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही एक स्पेसिफाइड अमाउंट लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट लेते हैं। हम लेते हैं 5 ग्राम NaCl, और ये हम लेंगे 500 ml। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालते हैं, भाई हमने डाल दिया 5 ग्राम, हमारा पानी 500 ml है। ठीक है, 500 मिलीलीटर हमारे पास वाटर है, और उसमें 5 ग्राम हमने क्या डाल दिया? NaCl। भाई ये डिज़ोल्व हो गया, आप अच्छे से देख सकते हैं कि डिज़ोल्व हो गया। फिर हम क्या काम करेंगे कि हम इस अमाउंट को तो नहीं रखेंगे, फिर से हम 2 ग्राम और डाल देंगे। मान लीजिए 2 ग्राम और हमने इसके अंदर ऐड कर दी, तो भी ये डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर से हम 2 ग्राम और ऐड कर दें, प्लस 2 ग्राम और, फिर से 2 ग्राम ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे कि जब ये डिज़ोल्व हो रहा है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर डिज़ोल्यूशन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो कंडीशन है, अभी जो हमने स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट का लिया हुआ था वो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन चेंज कहाँ हो रहा है? हमारा सॉल्यूट में। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर क्या होगा? रुक जाएगा डिज़ोल्व होना। ठीक है, फिर हमको लगेगा कि नहीं भाई, हम कुछ इसमें ऐसा कर सकते हैं कि भाई चलो इस पानी को हम 750 कर देते हैं। जस्ट सपोज जब हम 750 करते हैं तो हमने देखा कि जो हमने ऐड किया हुआ था
जो हमारी चीज़ें अभी डिज़ोल्व नहीं हुई थी वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो देखिए बच्चों, इससे ये पता चलता है कि कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, सर्टेन एक कैपेसिटी होती है जिसको आप कह सकते हैं, उस हद तक ही उस कंडीशन में जो है वो सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा। तो आपके पास जो आपकी बुक में, जो एनसीईआरटी बुक में डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की, वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि डिसॉल्व हो सकता है किसी भी एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। और ये जो सारी चीज़ हो रही है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हो रही है। इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, स्पेसिफिक है। ये सारी कंडीशन हमने क्या रखी, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी, या फिर हम कह देते हैं कि हमने मतलब कोई भी टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं उस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो डिज़ोल्व कब हो रहा है, कि जब हम उसको कब देख रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा रहे हैं, हमने एक क्राइटेरिया लगा के रखा हुआ है। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिज़ोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि आपने सॉल्यूट कौन सा लिया है। तो यानी कि ये जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो आपकी इन सारे स्पेसिफिक टर्म्स के साथ साथ आपके सॉल्वेंट के नेचर पर और सॉल्यूट के नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यानी कि आपके लिए जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, देखिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का स्पेसिफाइड, एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है। और एक पहली चीज़ ये हो गई स्पेसिफाइड अमाउंट, और फिर आप कह सकते हैं कि जो आपकी दूसरी चीज़ है वो क्या हो जाएगी, आपकी स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ठीक है। और फिर इन दोनों का जो है नेचर, ये किस तरह का आपने लिया हुआ है। अल्कोहल में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो क्या कंडीशन है, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो क्या कंडीशन है। तो जब आप सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो कंडीशन यानी कि सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया विल बी चेंज। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी जो होती है, फिर से मैं एक बार डिफाइन कर रही हूँ कि सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि डिज़ोल्व होता है स्पेसिफिक अमाउंट किसका, सॉल्वेंट का, स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्यूट का, किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ठीक है। तो और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज द टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर और एक टर्म और आता है प्रेशर, ठीक है। ये सारी थर्मोडायनेमिक कंडीशंस भी इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, सॉल्युबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम अब सॉल्युबिलिटी देखेंगे डिफरेंट स्टेट में, यानी कि हम देखेंगे सॉलिड, गैस, सॉलिड गैस में और लिक्विड में, ठीक है। तो ये लिक्विड में जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट हमारा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए आइए उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने अब जो पढ़ना है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें, सारी सॉल्वेंट यानी कि जितने तरह के आपके सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने 2 बीकर लिया, एक बीकर में हमने, दोनों में हमने क्या लिया, वाटर लिया, दोनों में हमारे पास H2O है, इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है। तो इन दोनों में H2O होने के साथ आप क्या कर रहे हैं कि एक में आप क्या डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, और एक में आप डाल रहे हैं ऑयल। तो क्या ऑयल डिज़ोल्व होगा, नहीं, लेकिन शुगर क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अभी लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ, लिक्विड इनटू लिक्विड बता रही हूँ, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक बेसिक टर्म बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारी जो है मटेरियल आपस में डिज़ोल्व हो जाए। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसमें क्या होता है कि देखिए बच्चों, जितने तरह के आपके जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो गिवन, जो आपका गिवन लिक्विड है उसमें डिज़ोल्व हो जाए। जैसे कि आपने मान लीजिए NaCl लिया और शुगर लिया, NaCl और शुगर ये दोनों क्या हो जाएगा, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट आपका यहाँ पर क्या है, वाटर है,
वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसी NaCl और शुगर की जगह पर अगर आप नैफ्थलीन और एंथ्रेसीन ले लें तो क्या होगा कि वो डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आई बात? तो हमने क्या देखा कि ये दोनों तो मतलब NaCl भी आपका सॉलिड है, नैफ्थलीन भी सॉलिड है, ठीक है, शुगर भी सॉलिड है और एंथ्रेसीन भी सॉलिड है। लेकिन आपका सॉल्वेंट सेम होने के बावजूद जब आपका सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी का है तो वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके सॉलिड हैं वो गिवन सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो उसी तरह से जिस तरह से शुगर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, आपकी शुगर और NaCl डिज़ोल्व नहीं वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है और आपका नैफ्थलीन और एंथ्रेसीन नहीं हो रहा है, जबकि ये आपका जो नैफ्थलीन और एंथ्रेसीन है वो डिज़ोल्व हो जाता है बेंजीन में, लेकिन शुगर और ये NaCl जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं आपको फिर से यहाँ पे बताऊँ, हमने NaCl और शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया, ये इजली डिज़ोल्व हो गया। लेकिन अगर हम इसमें नैफ्थलीन डाल देते हैं तो ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम इसको दूसरे सॉल्वेंट में डाल दें, कौन सा सॉल्वेंट हम ले लें, हम बेंजीन में ले लें, तो बेंजीन में क्या हो जाता है, नैफ्थलीन डिज़ोल्व हो जाता है। तो आपने ये देखा कि सॉल्वेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि सेम रहे और उस सॉल्वेंट में आपका जो है सॉल्यूट सारे सॉलिड डिज़ोल्व हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो जैसे बेसिकली क्या होता है ना बच्चों की, यहाँ पर एक टर्म आता है लाइक डिज़ोल्व लाइक का। अब आप लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब होता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब जो सेम होते हैं वो आपस में एक जैसे, मतलब कि सेम लोग जो होते हैं, सेम पीपल, वो अच्छा ग्रुप बनाते हैं, अच्छे बच्चे एक साथ बैठते हैं। ठीक है, ये सारे अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये एक साथ बैठते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, एक ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो जो सेम नेचर का होता है, सेम माइंड का होता है, तो वो एक साथ आ जाता है। उसी तरह से क्या होता है कि ये जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ये जो एक जैसे होते हैं, यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर पोलर सॉल्यूट इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं उनके अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस टर्म को हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि सेम वाला सेम में डिसॉल्व हो जाता है। पोलर जो है आपका वो पोलर के साथ, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के साथ। अब नॉन पोलर और पोलर क्या होता है, अब भाई पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसके अंदर पोल जनरेट हो जाता है। पोल कैसे जनरेट होता है भाई, अब जैसे कि अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका H2O मॉलिक्यूल है, आपका वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या होता है ना कि पोलैरिटी आ जाती है, पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, पोल बना देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये 11th स्टैंडर्ड की चीज़ है, अब इस पर मैं फर्दर डिस्कशन नहीं करूँगी, तो ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं। और इसी तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर पोल जनरेट नहीं होता। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से उस पर चार्ज नहीं आते हैं, मतलब सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले सब्सटेंस। अगर इसके अंदर जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था तो इसमें एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी कम है, तो जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो पोल जनरेट कर लेता है बेसिकली। तो अभी यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर का टर्म आया है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ। तो इसमें मतलब क्या है कि जो पोलर सॉल्वेंट हैं वो पोलर सॉल्यूट को अच्छे से डिज़ोल्व करते हैं, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर सॉल्यूट को अच्छे से डिज़ोल्व करते हैं। इस टर्म को हम बोलते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, ये एक चीज़ आपका हो गई सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें ये क्या बताया जा रहा है कि अगर हम मान लीजिए कोई आपका सॉलिड सॉल्यूट है, उसको किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने हम बार बार एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं नमक पानी का। हमने NaCl लिया और NaCl को हमने क्या किया, पानी में डिसॉल्व किया। ये हमारा ग्लास है, इसके अंदर हमने NaCl डाला और उसको हमने हिलाया। तो आपको क्या लगता है कि डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है,
डिज़ोल्व होने से क्या होता है, पानी की कंसंट्रेशन पे चेंज आएगा जब इसके अंदर हमने सॉल्यूट को मिलाया है। तो जब कोई भी सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, सॉलिड डिज़ोल्व हो रहा है, तो डिज़ोल्व होने के बाद इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो पार्टिकल्स आने के बाद क्या कर रहा है कि इस पानी की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर एडअप होने के बाद डिज़ोल्व हो जाता है, और डिज़ोल्व हो जाने के बाद पानी की कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। पानी की कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे बोला है, मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। सॉल्यूशन यानी कि जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है, बेसिकली सॉल्यूशन कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। मतलब कि जब सॉलिड सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड होता है, तो उस ऐड होने के बाद उसके अंदर वो घुलता है, डिसॉल्व होता है और उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। यानी कि पानी पहले नमकीन नहीं था, लेकिन जब आपने उसमें NaCN मिलाया तो पानी नमकीन हो गया, यानी कि पानी में नमक की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो जो सॉल्यूशन बना, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम, वो तो हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। अब आपने गौर किया होगा कि नहीं किया होगा कि आपने जब अपने नमक डाल दिया, तो नमक डालने के बाद जब आपने एक बार स्पून को स्टिर किया, स्टिरिंग के बाद आप देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो है भाई, इसके अंदर सारा नमक नहीं डिसॉल्व होता है, एक हल्की सी लेयर आपको दिखेगी, इसके अंदर ये कुछ पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के एक दूसरे को इस सॉल्यूशन से अलग कर लिया है, ठीक है। ये हो गया कोलाइड्स पार्टिकल, यानी कि ये इसके अंदर ग्रुप बनाकर इस सॉल्यूशन से सेपरेट हो गए। तो ये जो मतलब कि कोलाइड होकर अलग हो गए सॉलिड सॉल्यूट के अंदर पार्टिकल्स, और वो सेपरेट होकर सॉल्यूशन के नीचे बैठ गए, आपको एक लेयर दिख रही है। तो ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जब भी कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है, तो देयर will be two processes going to occur, that is one dissolution and another one is crystallization, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन, ये दो चीज़ें हो रही हैं जबकि आपका सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसी कंडीशन होती है, मान लीजिए कि ये आपकी एक पार्टी हॉल है, ठीक है। इस पार्टी हॉल में, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, इस पार्टी हॉल में 20 लोग हैं, ठीक है। इस पार्टी हॉल में 20 लोग हैं, और इसके अंदर जो ये 20 लोग हैं, ये 20 लोग बहुत ही ज़्यादा पार्टी पीपल हैं। पार्टी पीपल, ये पार्टी पीपल जो है, इन्होंने क्या किया कि अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है खूब अच्छे से, और ये इसके अंदर हमने ये इस रूम में आ गए। अब इस रूम में आगे भाई, अब इसमें हमने क्या काम किया कि हमने और लोगों को भेजा। जब हमने इसमें और लोगों को भेजा, मान लीजिए 20 हमने और लोगों को भेज दिया, ठीक है, 20 और लोगों को भेज दिया, लेकिन ये लोग पार्टी पीपल नहीं। तो जितने लोग इसके अंदर ग्रुप बना के अलग थे, तो ये जब लोग गए तो इनका भाई कुछ मामला सेट नहीं हुआ, सेट नहीं होने की वजह से ये क्या हो गया, बाहर आ गए। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जितनी थी उतनी ही थी, ठीक है। अब मान लीजिए इन 20 लोगों में से 10 लोग थक गए, इनका माइंड फिर चेंज हो गया, ये पार्टी पीपल से फिर ये क्या हो गया, बोरिंग पीपल हो गए। तो फिर क्या हुआ कि इन 20 लोगों में से 10 लोग बाहर चले गए, ठीक है। तो अभी भी क्या है, कंसंट्रेशन अंदर सेम है, और बाहर जितने गए उतने अभी अंदर हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब कोई चेंज नहीं होता है, तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाती है, यानी कि जितने आ रहे हैं उतने जा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आप अब यहाँ पे डिसोल्यूशन के टर्म में, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स के टर्म में आप कहेंगे, तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन के अंदर इक्वल सॉलिड पार्टिकल जो है डिसॉल्व हो रहे हैं, और इक्वल सॉलिड पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं सॉल्यूशन से। तो एक तरह की इक्विलिब्रियम बन जाती है,
ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब एक कंडीशन क्या है, एकदम इक्वल हो रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये जो सॉल्यूशन बना रहा है उसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जो कि जितने पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं उतने ही सेपरेट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी जिसको मैंने आपको डिस्कस किया, और ये इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी। तो अब हम इसमें फर्दर और चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आपको आई होप इसमें 3 टर्म मैंने आपको बताया कि लाइक डिसॉल्व, लाइक का क्या मतलब होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन के टर्म के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड डिसॉल्व होता है, तो 2 प्रोसेस होती है, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन। और ये जो स्टेज होती है इसके अंदर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाती है, और इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम की वजह से जितने पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, उतने ही सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, कोलाइड होकर, ठीक है। तो ये जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाती है बच्चों, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनने के बाद जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन ये सब जो टर्म चल रहा है, ये सारा टर्म चल रहा है एक गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एक स्पेसिफिक कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को भी बहुत प्रेशर दिया, मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक स्पेसिफिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफाइड वे में हम इसको लेके चल रहे हैं। अब आपने कोई भी जो सॉल्वेंट लिया हुआ था, तो उस सॉल्वेंट के अंदर हमने नमक डाला। अब नमक डालने के बाद इन सारी कंडीशन के बाद एक टर्म ऐसा आता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो आपका सॉल्यूशन बना है ना, ये जो सॉल्यूशन में जो आपका ये सॉल्वेंट है, इसकी कैपेसिटी बिल्कुल फुल हो गई है भैया। अब हम किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब कोई भी आपका सॉल्वेंट जो है अपने अंदर अब और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो वो जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पे नो मोर सॉल्ट विल बी एडेड, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटी खत्म हो गई है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जहाँ पे नो मोर सॉल्यूट, ठीक है, विल बी एडेड, ठीक है, जहाँ पे सॉल्यूट अब ऐड नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जैसे इसका ऑपोजिट होगा, जहाँ पे आप और सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं और वो उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है, दोनों की कंडीशन टेम्परेचर की सेम होगी, तब हम कहेंगे भाई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस 2 तरह के, यानी कि जो एक ये जो डायनेमिक कंडीशन है, तो जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मतलब कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सैचुरेशन जो है वो उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी पर आता है, ठीक है। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यानी कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो, मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, जिसके अंदर क्या है, अनडिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब वो अपने अंदर और सॉलिड पार्टिकल को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो उस कंडीशन में जितना मैक्सिमम अमाउंट जो है, मान लीजिए कि ये हमारा भाई एक बीकर है, ये अब इसके अंदर जितना इसके अंदर पार्टिकल दिख रहा है, अब इससे ज़्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसके अंदर इसने अनडिसॉल्व को एक लेयर बना के अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये जो अनडिसॉल्व है, और ये इसके अंदर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गई है, तो इसके अंदर जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो चुका है, तो वो उस कंडीशन पर, उस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में इस कंडीशन पर वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाता है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच कंडीशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म था जो कि अच्छी तरह से डिस्कस किया है मैंने, होप सो आपको समझ में आया हो। अब हम ये देखते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी मतलब सब्सटेंस की,
वो डिपेंड करती है नेचर पे, किस नेचर पे, और जो एडिशन मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि जो वेरिएबल्स लाइक 2 पैरामीटर इन्होंने बताए हैं वेरिएबल्स के, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उससे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये कंट्रोल फेनोमेनन है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं चेंज कर करके, अलग अलग टर्म पे, अलग अलग टेम्परेचर पे और प्रेशर पे इसकी कंडीशन को देखा जा सकता है कि किस तरह से ये चेंज हो रही है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है इट विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। अभी जो मैंने आपको आज डिस्कस किया है वो आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, और ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यू रहेगा अपकमिंग वीडियोस में। तो आप के क्वेश्चन अगर इससे कोई भी रिलेटेड हो तो यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स, और स्टे ट्यून्ड, और लोगों में शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रमोट इट। थैंक यू सो मच।